इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब वो है जहां इंटरसेक्शन हम सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिपेंडेंट इवेंट भी काफी हद तक ऐसे ही है। बस इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें प्रायर इवेंट और पोस्टीरियर इवेंट पता होना चाहिए। बस ये पूरी रेसिपी इसी के लिए बनती है। इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आया? डिपेंडेंट है तो एक प्रायर इवेंट होगी, एक पोस्टीरियर इवेंट होगी, इसका आउटकम इसके आउटकम पर डिपेंड है। तो ऐसे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आ जाएगा कि डिपेंडेंट है। एग्जांपल, E can solve a problem with probability 2/3. B can solve a problem with probability 3/4. Probability that both can solve. अब जरा सोचिए कि ये पक्का इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा प्रायर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है। अगर मान लो डिपेंडेंट होती तो हमें पता चलना चाहिए कि एक इवेंट पहले घट जाए और दूसरे के क्या चांस है, तो वो तो इंफॉर्मेशन ही नहीं और समझ में नहीं आ रहा कि पहले कौन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो अंडरस्टूड है दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन का। तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और बी के सॉल्व करने की इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन को हम सीधे निकाल लेंगे, और अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो पूरा सेट थ्योरी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्शन पता है मतलब कोई भी यूनियन पता है, because every union can be converted to intersection by using De Morgan's law. De Morgan's law. A union B को अगर कन्वर्ट करना है तो 1 minus P A bar intersection B bar। समझ गए? और इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे बोथ कैन सॉल्व, तो ये कुछ और नहीं, दोनों सॉल्व कर सकते हैं, तो A इंटरसेक्शन B पूछा है, तो 2/3 into 3/4। लेकिन अगर पूछा होता एटलीस्ट वन कैन सॉल्व, क्या प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसी की लैंग्वेज ये हो सकती थी, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इसको करने के तरीके क्या है, या तो समझिए हमसे ए यूनियन बी पूछा है, ए पूछा है, और ए यूनियन बी 1 minus ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और बात बिल्कुल सही है, कम से कम एक सॉल्व कर दे, तो टोटल में से जब कोई भी कर पाया वो कैसे था, कोई ना कोई तो करिए। ये डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ रहा है, कम से कम टोटल माइनस 1, तो टोटल माइनस ये ए बार और बी बार का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बार कितना 1 minus 2/3, बी बार कितना 1 minus 3/3, तो 1 minus 1/3 into 1/4 11/12। तीसरा पूछा होगा ओनली ए कैन सॉल्व, बताओ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या है, बोलो ओनली नहीं ऐसे। अरे पहले ये तो समझ आए क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी बार लिखा है, सिर्फ ए सॉल्व करता है बी ना करता है, क्योंकि एंड लगा है, ओनली ये मतलब ए कैन सॉल्व एंड बी कांट। तो ये है P into PB बार, और ये है PA into 1 minus B। A सॉल्व कर ले, B सॉल्व ना कर ले, तो 2/3 into 1/4 डायरेक्टली भी दिख रहा था। एटलीस्ट वन कांट सॉल्व, बताओ कम से कम एक सॉल्व ना कर पाए, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या होगा, P ऑफ नहीं आता समझ में, समझ अंग्रेजी की ट्राई की है तुम्हारे,
कि ये समझ में नहीं आता कि इसको कैसे नहीं आ रहा, कम से कम एक से सॉल्व ना हो। ए बार यूनियन बी बार लिखा, कोशिश करिए, मतलब ये सिखाया नहीं जा सकता, ये सिखाया नहीं जा सकता कि इसका मतलब ये तो अंग्रेजी, तो ये भी अंग्रेजी। ये क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीस ये होना चाहिए, या तो ए ना कर पाए, या बी ना कर पाए, या दोनों ना कर पाए, मतलब कम से कम एक से नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन कांट सॉल्व ये ए बार यूनियन बी बार। अब ये थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं दिख रहा है अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ और बिल्कुल लॉजिकली कि कम से कम एक सॉल्व ना करे तो 1 माइनस जब दोनों सॉल्व कर ले वो हटा लो, एक लाइन से तो नहीं बनेगी। तो 1 माइनस जब दोनों सॉल्व नहीं कर पाए, दोनों ने सॉल्व कर लिया, समझ गए? तो 1 माइनस समझिए कि बहुत सारे केसेस में हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे इस पे पहुंचेंगे। ऑब्वियसली इसके और भी तरीके हैं। देखिए इसका अगला तरीका क्या है, ए बार प्लस बी बी बार माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये जो फॉर्मूला है यूनियन समथिंग यूनियन समथिंग, समथिंग प्लस दूसरा वाला समथिंग माइनस दोनों समथिंग का इंटरसेक्शन। तो पहले का आंसर पी ए बार 1 माइनस 2 बाय 3 1 बाय 3, पी बी बार 1 बाय 4 और दोनों का प्रोडक्ट 1 बाय 3 1 बाय 4। ये 7 बाय 12 माइनस 1 बाय 12 1 बाय। तीसरा तरीका इसी को करना है, एटलीस्ट वन कांट सॉल्व, या तो ए से हो जाए बी से ना हो, या ए से ना हो बी से हो जाए, या दोनों से ही ना हो। और जब मैं लिख रहा हूं अंडरस्टूड है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शंस। अगर सीधे मैंने कुछ सिंबल नहीं लगाया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटरसेक्शन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट थी और इंटरसेक्शन। तो तीन ही केस बनते, ए सॉल्व कर ले 2 बाय 3, उससे ना हो 1 बाय 4, ए ना कर पाए उससे हो जाए, और ए से भी ना हो और बी से भी ना हो। ये 1 बाय 6, ये कितना है 1 बाय 4, ये कितना है 1 बाय 12, ये दोनों जोड़ोगे 1 बाय 4 आएगा। तो देखिए आपको यूनियन समझने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे समझना। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या लिखा है और डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो यूनियन ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू इंटरसेक्शन। समझे? या चार ही चीजें हो सकती थी अगर आपको सेट थ्योरी थोड़ा बहुत भी याद हो। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए बार इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी बार है, और ये ए बार बी बार है। बार क्या है समझ में? पक्का? तो यूनियन तीन चीजों से मिलकर बना है। ए हो जाए बी ना हो, दोनों हो जाए, ए ना हो बी हो जाए, ओनली बी, ये ओनली बी, ये ओनली ए, ये बोथ है, ये नन। अंग्रेजी समझ आए? बोथ, ओनली ए, ओनली बी, नन। तो ये सभी इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशन। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अगर पी ए लिखूं तो पी ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये इन दो से मिलकर बना है, ओनली ए और दोनों। सही बात, ए के साथ या तो बी होगा या बी नहीं होगा, और दोनों केस जोड़ोगे तो बी आ जाएगा। तो समझिए फॉर्मूलेस नहीं है, कॉमन सेंस है, डेली लाइफ में जो बात करते हैं वही है। ठीक है कि दो बच्चे को एग्जाम दे रहे हैं तो चार ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों सेलेक्ट होंगे, या ए सिलेक्ट होगा बी नहीं होगा, बी सिलेक्ट होगा ए नहीं होगा, या दोनों ही नहीं होगा। तो टोटल ही चार केस थे, तो इसका मतलब हर चीज इन चारों में टूटेगी कहीं ना कहीं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं कि हम हर चीज को इंटरसेक्शन में लिख पा रहे हैं, भी लिख ही सकते हैं यहां से। अब जैसे पूछा होता एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, तो ये तीनों पूछे, एटलीस्ट वन इज रिजेक्टेड, एटलीस्ट वन इज रिजेक्टेड, तो दिस ये क्या है, ए इज रिजेक्टेड, ओनली ए इज रिजेक्टेड, ओनली बी इज रिजेक्टेड,
बोथ आर और कम से कम एक रिजेक्ट हुआ, मतलब ए बार यूनियन बी बार है, कम से कम एक रिजेक्ट हुआ, ए बार यूनियन बी बार, और ये वाला हिस्सा कौन सा है? यही है। और ये दिख रहा है कि टोटल में से दोनों सेलेक्ट हो गए हुआ ना। अब ठीक है, तो बेसिक सा सेट थ्योरी का कोशिश करिए कि इसके साथ ये वाले काम लिखते लिखते आपके दिमाग में अपने आप ही क्लिक करने लगेगा कि हाँ ये, और जब क्लिक करने लगेगा तभी से प्रोबेबिलिटी बनना चाहिए। तो कि अकेले ठीक पे मत जाइए कि हम बिना ये लेके भी यहां से निकालते रहे, शुरू में निकाल लो, बाद में इसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करिए, अभी मत लिखो उसको, तो एक साथ एक्सप्लेन करिए। तो मुझे फीलिंग आ रही है जितने जल्दी तुम लोग लिख रहे हो तो लग रहा है कुछ ही घटने की जरूरत पड़ती है। चलो एक और क्वेश्चन, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और लिखने का मौका। एग्जैक्टली वन कैन सॉल्व, बताओ ये क्या है? ए बी बार, सोच लो, या तो ए कर पाए या बी कर पाए। ऑब्वियसली ये प्लस है, यहाँ यूनियन का मतलब ही प्लस है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ये पीला है, यूनियन का मतलब ही प्लस है अगर दोनों में कुछ कॉमन ना हो, क्योंकि यूनियन का मतलब कुछ प्लस और कुछ माइनस भी है, और अगर कुछ कॉमन नहीं हुआ तो माइनस तो है ही नहीं। तो ए यूनियन बी ही ए प्लस बी है अगर वो डिसजॉइंट सेट है। क्या प्रोबेबिलिटी जिनकी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो यूनियन करना ही प्लस करना है। तो चूंकि इन दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इधर वाला डिब्बा है एक उधर वाला डिब्बा है, कॉमन तो उनमें कुछ था ही नहीं, और कॉमन कुछ था ही नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी बार और ए बार इंटरसेक्शन बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यूनियन लिखना या प्लस लिखना एक ही चीज। ऐसे ही इंटरसेक्शन लिखना और इनटू लिखना एक ही चीज है अगर वो इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो हम इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव है तो यूनियन की जगह प्लस भी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव अलग चीज है, इंडिपेंडेंट अलग चीज है। एक्सक्लूसिव तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये है तो ये नहीं हो सकता, और एक्सक्लूसिव इवेंट हमेशा ही डिपेंडेंट है। एक्सक्लूसिव इवेंट डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सोचो, क्योंकि एक्सक्लूसिव मतलब एक हो सकती है तो दूसरी नहीं हो सकती, मतलब डिपेंड कर रहा है, इसका ऑकरेंस इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो ना हो। ठीक, चलो हाँ, तो यह और ये हमें सीधे जोड़ने, और ये क्या है, तो क्यों ना मैं इसको अब सिंबल ऐसे यूज करूं। पक्का समझ में आया? ये कुछ और नहीं, ये लिखा था यूनियन प्लस बन गया था क्योंकि एक्सक्लूसिव थे, ये इनटू बन गया था क्योंकि इंडिपेंडेंट थे। पहले ने सॉल्व कर लिया, दूसरे ने नहीं कर पाया, पहले ने नहीं कर पाया, दूसरे ने कर लिया। ऑब्वियसली दिस कैन आल्सो बी डन इन दिस वे। सोचो, सिंपल सी बात है, चार चीजों से मिलके बना था, दो चीजों का आंसर निकालना है तो वन में से बची हुई दो चीजें हटा दो। चार ही तो है, 1 2 3 4, तो वन में से बची हुई चीजें हटा दो। या एग्जैक्टली एक सॉल्व कर सकता है तो वन में से दोनों ने सॉल्व किया वो हटा दो, दोनों ने नहीं कर पाया वो हटा दो, यही तो बचेगा। ठीक, और इसका आंसर क्या है? 1 माइनस दोनों ने कर लिया, 2/3 3/4, 1/3 1/4। ठीक,
तो थोड़ा सा मैं सेट थ्योरी ये वाली एक्सप्लेन कर दूं। तो पहले समझिए, ये अगर ए है, ये बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी बार, बी इंटरसेक्शन ए बार, ए बार ए इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी। ये इसको कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, ये हमेशा ही यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा। तो ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब होता है ओनली ठीक, बी इंटरसेक्शन ए बार ओनली बी, ए इंटरसेक्शन बी बोथ, और ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इंटरसेक्शन बहुत आसान होता है ढूंढना, यूनियन मुश्किल होता है। चलो सोचिए, हमसे कहा होता ए यूनियन बी बार ढूंढो, तो ए यूनियन बी बार होते जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ए के पूरे एलिमेंट और बी बार के बचे हुए एलिमेंट मैंने तो ढूंढ लिया, लोग ढूंढ पाए? ये लिखा, और ये समझ में आ रहा है कि 1 माइनस ओनली बी है, यही है। 1 में से ओनली बी हटा दो तो आंसर आ जाएगा, यही तो डी मॉर्गन्स लॉ। तो बस डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, ये बनाना नहीं पड़ेगा, हम सीधे सोच लेंगे कि क्या है, और इसका यूज भी समझ में आ रहा है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। और इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ईदर ए कैन सॉल्व और बी कांट। या तो ए कर ले या बी ना कर पाए, या ये दोनों ही हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ईदर और मतलब दोनों हमेशा है, तो ईदर ए कैन सॉल्व और बी कांट। क्लियर? ऐसे ही ए बार यूनियन बी बार की बात करें, तो ए बार यूनियन बी बार मतलब दो में से कम एक तो स्किप हो जाना चाहिए। तो ये वो है जब बी को मौका नहीं मिला, ये वो है जब ए को मौका नहीं मिला, ये वो है जब दोनों को मौका नहीं मिला। तो ये टोटल माइनस ए इंटरसेक्शन, या तो ऐसे लिखूं या मैं लिखूं ये ए ओनली प्लस बी ओनली प्लस नन, या तो अकेला ए सेलेक्ट हो बी रिजेक्ट हो जाए, या बी सेलेक्ट हो ए रिजेक्ट हो जाए, या दोनों रिजेक्ट। समझ गए? ठीक है, तो ये तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा और कौन सी चीज क्या है। तो अब इसमें कुछ फॉर्मूले जैसे हमने देखा, ए यूनियन बी बार अगर निकालना था तो 1 माइनस ये सोचना वैसे मुश्किल था कि ईदर ए कैन सॉल्व और बी कांट, लेकिन अगर हम जब इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये सोचना आसान हो गया कि बी ओनली वाला कैसे डालो, टोटल माइनस डी ओनली। ये था ईदर ए और बी डजंट, और ये क्या है? बी ओनली। अब अगर मैं लिखूं पी ए इंटरसेक्शन बी बार कैन बी रिटन एज पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पक्का समझ में आया? ओनली ए, ये तो लिखा ए माइनस ओ, लग रहा है कॉमन सेंस? मतलब मैं ये चाह रहा हूं इसलिए आपको ये ना देखना, बिल्कुल आप देखते तो आप काम चल जाता है। ये ए इंटरसेक्शन बी बार है और ये क्या आया? ए में से कॉमन वाला कैसे हटा दिया। लेकिन कल ही मैंने कहा चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, चाय पीने वालों में से दोनों पीने वाले हटा दो, अकेले चाय पीने वाले बचे। ठीक, तो आपके पास ये वेन डायग्राम हमेशा है, लेकिन कोशिश करिए कि बनाना ना पड़े, टाइम बर्बाद होता है। बी ए बार यूनियन बी बार, ये है एटलीस्ट 1 डजंट, और इसी को लिखा हमने 1 माइनस ए इंटरसेक्शन। और मेरे ख्याल से फिर से फील कर पा रहे हैं ये फॉर्मूला, फीलिंग है नॉर्मल, टोटल में से बोल करके सटा दो, एटलीस्ट 1 डजंट।
और ऑब्वियसली पहला फॉर्मूला तो ये था ए यूनियन बी, तो इसको लिखने के तरीके ए जोड़ो बी जोड़ो कॉमन वाला हटाओ, या वन में से ए इंटरसेक्शन बी, या ए इंटरसेक्शन बी बार बी इंटरसेक्शन ए बार ए, ये समझ में आया? ए यूनियन बी लिखने के या किसी भी यूनियन को लिखने के तीन तरीके, या तो सीधे फॉर्मूला, या वन माइनस नन, या फिर ए ओनली बी ओनली बोथ। अब तो आई क्या समझ, ध्यान दीजिए वेन डायग्राम वाला तरीका हमेशा सही है, चाहे इवेंट डिपेंडेंट हो चाहे नहीं, ये सभी के लिए। बस इंडिपेंडेंट इवेंट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ए भी दिए हैं तो इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। और फिर लास्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स पी ए बाय बी क्या होता है? क्या बताया था शायद, ए इंटरसेक्शन बी बाय ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
हो गया? एग्जाम्पल देखिए, probability that of find probability that तो देखिए, ये जो अंग्रेजी पूरी है इस सबको हम सेट थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉचेस क्रिकेट 0.6, तो क्या दे रखा है? ये तो बी ए दे रखा है 0.6, बी बी भी दे रखा है, कितना है 0.3, और नन, तो क्या दे रखा है? ए बार इंटरसेक्शन बी बार 0.2। तो अगर हमने इससे टेबल बना ली पूरी तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमें 0.2 दे रखा है और E दे रखा है 0.6, B दे रखा है 0.3, बाकी नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। X, Y, Z मान दो। तो X प्लस Y की वैल्यू कितनी है? 0.6, मैं इसको E मानता हूँ। Y प्लस Z की वैल्यू कितनी है? और X प्लस Y प्लस Z की वैल्यू कितनी है? 0.8 समझ में आया? ये चारों जोड़ने पे बनते। तो यहां से y plus z 0.6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2, समझ गए? यहां से y plus z की 0.7, 0.5, और यहां से z की वैल्यू 0.2 और y की वैल्यू 0.5, समझ गए? तो नहीं समझ में आ रहा था, डायरेक्ट डेटा नहीं दे रखा तो हमने x y z मान लिया। पक्का समझ में आया? x प्लस y की वैल्यू दे रखी थी 0.6, y प्लस z दे रखा था 0.3 और x प्लस y प्लस z 0.2 दे रखा था 1। ठीक, तो अब हमें सब वैल्यू मिल गई, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये 0.5 है, ठीक है, ये कितना है? कितना निकला था? 0.2, ये कितना है? 0.1। हालांकि डायरेक्ट सोच सकते हैं, हर बार डायरेक्ट सोचना आसान नहीं होगा। डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं 60%, मतलब ये 0.6 है, ये 0.3 और 0.2 ना है, जोड़ने में तो ये 1.1 हो गया, तो 0.1 एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है 0.1 दोनों में कॉमन। समझिए सीधे, एक भी नहीं देखता इसके 0.2 चांसेस हैं, तो 0.2 हटा दिए, तो दोनों मिलके 0.8 होने चाहिए, लेकिन दोनों मिलके तो 0.9 है। ये तभी हो सकता है जब 0.1 दोनों में। जैसे याद करिए, 60% चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं,
15% कुछ भी नहीं पीते हैं। तो 15% नन वाले हैं और ये कितने हो गए? 110%। समझ गए? 15% तो नन वाले हो गए, मतलब इनका सम कायदे से होना चाहिए 85%, लेकिन इनका सम कितना निकल गया? 110। तो सम 25% ज्यादा निकल गया, जितना होना चाहिए था उससे 25% ज्यादा है, तो 25% दोनों में शामिल है। मतलब इससे वेन डायग्राम नहीं बना, तो वेन डायग्राम बनाना तो ऑप्शन है। तो कई बार ऐसा होगा हम लॉजिकली सोच लें, ठीक है। फाइनली ये तरीका हमेशा आपके पास है। तो एक बार हमने ये फोटो बना ली है, तो इसके बाद तो कुछ बचेगी, बस ये ढूंढना है कि कौन क्या कह रहा है। पहले ने क्या कहा हमसे? ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी इन तीनों का समेशन है। पॉइंट 8 ओनली ए वॉचेस क्रिकेट, ए इंटरसेक्शन बी बार कौन सा है? 0.5 एटलीस्ट वन डजंट वॉच। तो पी ए बार यूनियन बी बार, ये उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तो हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.1, तो आंसर कितना है? 0.9। ईदर ए वॉचेस और बी डजंट, ईदर ए वॉचेस और बी डजंट। अब ये भी सीधे नहीं सोच पा रहे, लेकिन हम ऐसे तो सोच ही पाएंगे। 1 माइनस बी ओनली, बी ओनली कितने हैं? 0.2, तो आंसर कितना आया? 0.8। प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉचेस क्रिकेट इफ बी वॉचेस क्रिकेट, बताओ क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। जब भी इफ या गिवन हो, इफ या गिवन लिखा हो मतलब हमारा सैंपल स्पेस बदल, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि बी क्रिकेट देख रहा है। अब बी क्रिकेट देख रहा है तो ए की क्रिकेट देखने के चांसेस कितने हैं? अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो आंसर सीधे ए आ जाता। अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो आंसर ए आता। जरा देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ये बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, अपॉन पी। हालांकि ऐसे लिखा तो अब दिख रहा है कि ये दरअसल इसका और इसका रेशियो। आंसर कितना आया? 1/3। पक्का समझ में आया? और ये उसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी उसकी हाई थी 0.6, लेकिन अगर बी क्रिकेट नहीं देखता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी गिर गई। समझ में? वैसे उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी 60%, हर 10 में से 6 मैच देखता था, बी उसके साथ रहता, और बी अगर कभी मैच नहीं देख रहा, हमें पता है बी पढ़ रहा है, तो ए के पढ़ने के चांस बढ़ गए। समझ गए? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये हेवीली यूज होती है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, समझ गए ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है मशीन लर्निंग। स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और मैट्रिसेस, ये मिलके रफली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 70-80% मैथ्स कवर करते हैं। ठीक है? तो ये मैं परसों की क्लास में बताऊंगा कि ये कैसे यूज होता है मशीन लर्निंग में। फिलहाल मशीन लर्निंग शायद ये समझ में आ रहा है कि डेटा हमें मिलता है तो हम ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। मतलब ये एक ही नेचर को प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर बगल वाला पढ़ने वाला हुआ कि दूसरा अगर क्रिकेट नहीं देख रहा है तो एक ही क्रिकेट ना देखने के चांसेस बढ़ गए, मतलब पढ़ने के चांसेस बढ़ गए। इसीलिए कहते हैं कि जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपसे डेटा लेगा उतना एक्यूरेट प्रेडिक्टर होगा। गूगल का सर्च इंजन पूरी तरह से एआई पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। गूगल का सर्च इंजन शुरू में बहुत ही बुरा था, मतलब हम तो गूगल जब पैदा हुआ तब से सर्च इंजन यूज करते आ रहे हैं, तो शुरू में बहुत ही बुरे रिजल्ट आते थे। आप कुछ भी लिख रहे हैं वो कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहा है, और अब इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि जनरली जो हम लिख रहे हैं वो पहले या दूसरे सर्च में जो हम डिजायर कर रहे हैं वो पहले या दूसरे में ही मिल जाता है। और कई बार तो ऐसा कि आप पूरा कंप्लीट नहीं करते और उसको कंप्लीट कर देता है, और आप जो लिखने वाले हो तो वही करता है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो अब सॉन्ग के 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड से तो मिलकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अंदाज लगा लेता है ये गाने सर्च कर रहे हो। मतलब उसके पास ये रिकॉर्ड होता है आपने पहले क्या सर्च किया था, आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आप किस लोकेलिटी के हैं। जैसे आप एमपी के हैं, मतलब यहाँ हिंदी स्पीकिंग है, इसका मतलब इसके चांसेस बढ़ गए
कि आप गाना हिंदी वाला सर्च कर रहे हो, समझ गए? अब आपने पिछले सर्चेस में, आपने पिछले सर्च में कभी आपने गाना सर्च किया था और उसने कुछ और दे दिया और आपने वो लिंक स्किप करके गाने वाली लिंक पे चले गए, तो उसको पता है कि वो वाली लिंक मेरी गड़बड़ थी। मतलब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लिख रहे हो तो शायद आप कोई सॉन्ग सर्च कर रहे हो, समझ गए? तो गूगल के पास पूरा डेटा है सब कुछ का, आप जो भी लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, पूरा डेटा गूगल के पास है, तभी इतना एक्यूरेट है और तभी इतना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है? तभी इतना पैसा है गूगल के पास, ठीक? हाँ, अपन कहां थे? हो गया? पक्का समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी बदल जाती है अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले। हाँ, अगर बदल नहीं रही है तो हम बात है, जैसे मान लीजिए इसके पढ़ने का इससे कोई लेना, मतलब इसकी क्रिकेट देखने का इससे कोई लेना देना नहीं है कि अमेरिका में ट्रम्प की सरकार गिर रही है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी नहीं बदली तो वो फैक्टर ही हटा दिया कि जब भी सर्च होगा उसमें ये फैक्टर की बात नहीं करेंगे, ठीक है? शायद आपने हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन पक्का कभी ना कभी यूज किया होगा कंप्यूटर पे कि आप लिखते हैं और रिकॉग्नाइज करता है। पहले जो होता था, पहले जब हम लिखते थे तो क्या करता था, 10-15 बार प्रैक्टिस करवाता था। माइक्रोसॉफ्ट का जो स्क्रीन रिकॉर्डर आता था वो पहले प्रैक्टिस कराता था कि एक पूरा पैराग्राफ लिखा कि आप लिख के दिखाओ एक बार, फिर बोलता था चलो ये लिख के दिखाओ, चलो ये लिख के दिखाओ, और अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था, क्योंकि वो अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा है कि उसको पता है कि उसने ए बी सी ऐसे बनाया और आपने ए ऐसे बनाया, बी ऐसे बनाया, सी ऐसे, तो अब उसको ये पता चल गया कि ये अगर आप बनाते हो तो सी बनने के चांसेस ज्यादा है। समझ गए? और फिर बेस थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स ये सब लगाता है। बेस थ्योरम इसी का एक पार्ट है, अगली क्लास में आएगा तो उसमें हम ये यूज करेंगे। तो समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पक्का नहीं समझ पाया? तो ये हमने क्या किया, मैथ्स को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक? अब जब सोचिए, मैं अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी दैट he watches cricket if at least one watches cricket। बताओ, अंग्रेजी करो, A by A यूनियन B, यही है? और ये क्या बना, P A इंटरसेक्शन A यूनियन B अपॉन A यूनियन B। अब A का इंटरसेक्शन A यूनियन B के साथ खुद A ही है, A का इंटरसेक्शन इन दो के साथ, सिंपल सी बात, ये इन तीन से मिलके बना है, ये इन दो से मिलके बना है, और ऊपर इंटरसेक्शन 0.5 प्लस 0.1 है, और नीचे ये यूनियन भी कितना है, 0.5, 0.1, 0.2, तो कितना आया 6/8, 3/4। उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी 60% थी, लेकिन अगर घर में टीवी चल रही है तो 75% चांसेस है कि ये सामने बैठा है। क्या है समझ? और जब हम बी के लिखते तो ऊपर बी इंटरसेक्शन आता, तो बी का आता तो आंसर कितना आता, 0.3/8 प्रोबेबिलिटी है। ये पक्का पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका पीएनसी से कोई लेना देना नहीं, पुराने पकवाड़े नहीं हैं। अगली लगभग किसी भी क्लास में फर्क नहीं पड़ेगा पीएनसी
A doesn't watch. If at least doesn't watch, at least one doesn't watch. क्या पूछा है ये? A नहीं देखता अगर ये, और if at least one watches, ये क्या है? A यूनियन, समझिए? तो अगर देखता हूं तो मैं इसमें A बार इंटरसेक्शन A यूनियन अपॉन A यूनियन, पक्का समझ में आया? अब मुद्दा ये ऊपर वाला कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल आसान। A बार किन किन से मिलके बना है? A बार मिलके बना है 0.1 सॉरी 0.2 और 0.2 से, ये समझ में आया? A यूनियन B किन किन से मिलके बना है? 0.1 0.5 0.2। तो इनमें कॉमन क्या है? ये यार समझे क्या? ये हमने ये देखा A बार किस हिस्से से मिलके बना, तो A बार क्या था? ये वाला हिस्सा, ये बार। A यूनियन B क्या है? ये वाला हिस्सा। तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा है? इन दोनों में कॉमन सिर्फ ये हिलाया। तो दरअसल सिर्फ ये वाली वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू है कौन सी आती है? नहीं, मतलब अंग्रेजी के साथ B इंटरसेक्शन A बार A यूनियन, पक्का समझ में आया? तो B इंटरसेक्शन A बार कितना है? 0.2। A यूनियन B कितना है? 0.2। और मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है उसका 1 माइनस आना। दोनों का सैंपल स्पेस सेम है, दोनों का सैंपल स्पेस A यूनियन B है, तो इसके होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे की 1 माइनस B, क्योंकि सैंपल स्पेस सेम है। लेकिन हाँ, गलती कभी मत कर देना ऐसे A बाय B, और कई बार ये इच्छा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है कि ये दोनों एक दूसरे के 1 माइनस है। इसका सैंपल स्पेस क्या है? A इंटरसेक्शन B, इसका A बार इंटरसेक्शन C। इन दोनों के सैंपल स्पेस अलग अलग है क्या? सॉरी, सैंपल, ये तो मैंने दोनों में भी नीचे लिखा। सॉरी, हाँ ये, हाँ बिल्कुल, वो तो सही लिखा था, क्योंकि दोनों का सैंपल स्पेस B था तो 1 माइनस। यहाँ इसका सैंपल स्पेस B है, इसका सैंपल स्पेस B है, तो ये दोनों एक दूसरे के 1 माइनस नहीं है। समझ गए? हाँ, ये लिखा होगा तो ये और समझ में आया कि गंदा सा अगर आ जाए सेट थ्योरी में ये आ गया। अब ये सोचना है, तो ये सोचने का तरीका क्या है कि आप वेन डायग्राम बना लो और देख लो कितने से मिलके बना है, उनमें क्या कॉमन है, एक्सेट्रा। उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे किया। पहले ढूंढा ये बार कितने से मिलके बना है, A यूनियन B किस किस से मिलके बना है, इंटरसेक्शन। तो जो मैंने रिजल्ट लिखे थे कुछ देर पहले, उनमें ये और लिखी A बाय B, A बार बाय B। not equal to चार पांच सेट थ्योरी के रिजल्ट लिखे थे।
तो बता सकते हो कितनी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में देनी पड़ेगी क्वेश्चन बनाने के लिए? तीन इंफॉर्मेशन कोई भी दूंगा, चौथी अपने आप निकल आएगी। और तीन इंफॉर्मेशन देने का तरीका वाकई में या तो तीन डेटा दे दूं या दो डेटा दूं और बोल दूं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ये बोल दिया तो तीसरा डेटा अपने आप आ गया। क्लियर? इसका मतलब अगर तीन डेटा ऑलरेडी दे रखे हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए कि वो इंडिपेंडेंट होंगे, हो भी सकते हैं। इत्तेफाक से डेटा ऐसा दे रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है, बी की 1/3 और ए इंटरसेक्शन भी 1/6 दे रखा है, अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए। तो अगर डेटा दे रखा है तो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पढ़ देता हूं। हस्बैंड एंड वाइफ आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हस्बैंड गेट्स द जॉब इज 0.5, वाइफ गेट्स द जॉब 0.6। दो इंफॉर्मेशन, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ गेट्स जॉब इफ हस्बैंड गॉट द जॉब इज 0.75। तीन इंफॉर्मेशन दे करके मतलब शायद डिपेंडेंट हो गए। अदरवाइज सिर्फ इन्हीं दोनों से काम चल जाता। जैसे इसमें मैंने दो इंफॉर्मेशन दे रखी, एक सच बोलता है एक झूठ बोलता है, बाकी कुछ बताया ही नहीं, तो पक्का है एक दूसरे से लेना देना नहीं, नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। यहां मैंने तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इट मे बी पॉसिबल और मे बी क्या पक्का डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वाइफ गेट्स द जॉब 0.6 है और वाइफ गेट्स द जॉब हस्बैंड गॉट द जॉब, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब डिपेंड कर रहा है, पक्का समझ गए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी में वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, पहले डेटा को इंटरप्रेट करिए, वेन डायग्राम बनाइए और समझिए। पहला क्वेश्चन, वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी बार 0.2 0.2 0.5 0.1, सही है? ए बाय बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी 0.2 प्रोबेबिलिटी बी 0.7 आ गया। ई बार इंटरसेक्शन बी बार ऊपर और बी बार नीचे, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार 0.1 और बी बार 0.2 आ गया। भैया ए बार इंटरसेक्शन बी बार 0.1 और बी बार इसके अलावा 0.2, एटलीस्ट वन डजंट अगर, तो ए यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.2 0.8, एग्जैक्टली 1 अकर्स, 0.2 प्लस 0.5 आ गया 0.7। सेकंड में पी ए 1/2 दे रखा है, अच्छी बात है, मिल गया। बी बाय ए, बी बाय क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है? 2/3, तो बी इंटरसेक्शन ए कितना आ गया? बी इधर क्या बन रहा है और क्या है? ए यूनियन बी भी दे रखा है, तो अब हमें क्या क्या मिल गया? ए 1/2 दे रखा, कॉमन वाला हिस्सा 1/3, तो ये हिस्सा 1/6 है और तीनों का यूनियन 11/12 है, तो बचा हुआ ये वाला हिस्सा अगर मैं x ले लूं तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस x इज इक्वल टू 11/12, x इज इक्वल टू 5/12 आ गया। ठीक है ना? और ये है 1/12, तो ये तो आंसर ले आया। अब पूछा है a बाय b, तो a बाय b अब तो कुछ बचेगी, a इंटरसेक्शन b बाय b 1/3 प्लस 1/3 प्लस 5/12 आ गया। और बना ये a बार यूनियन b बार, तो a बार यूनियन b बार मतलब 1 माइनस a इंटरसेक्शन b, तो 1 माइनस कॉमन 2/3 p b बार, तो b बार इंटरसेक्शन a यूनियन b बाय a यूनियन b। अब हमें न्यूमेरिकल चाहिए, तो b बार इन से मिलके बना है, b बार मिलके बना है इन दो से,
बी बार इन दो से मिलकर बना है, ए यूनियन बी इन तीनों से मिलकर बना है, तो कॉमन क्या आया? ये वाला। तो कॉमन आया ए इंटरसेक्शन बी बार, ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी बार कितना है? 1/6। यूनियन कितना है? 11/12, तो 2/11। पक्का सही हो गया सब? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। हालांकि वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये 0.3 है, ये 0.6 है, ये 0.18 है, ये 0.12 है, ये 0.42 है, ये 0.28 है। ये समझ रहे हैं कैसे लिखा? आ गया? अरे मल्टीप्लाई कर दिया, इन दो को मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा। ये निकालना है तो इसमें 1 माइनस दिस मल्टीप्लाई कर दो, या ये 0.18 है, ये 0.3 है, 0.12 ये 0.6 है, 0.42 ये चाहिए, तो 1 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 भाई फील हो रहा है? ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो 1 माइनस ए 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। हालांकि उस सब की जरूरत नहीं थी। पहला है बोथ एग्री, इसका मतलब क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी ए बी का प्रोडक्ट है, तो 0.3 इंटू 0.6 0.18। बोथ कंट्राडिक्ट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस बी इंटरसेक्शन ए बार। आ गया समझ? कंट्राडिक्ट कर रहे तो एक सही बोले, एक झूठ बोले, एक झूठ बोले, एक सही बोले, तो 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 प्लस 0.6 इंटू 1 माइनस 0.3, और ये दरअसल इन दो का समेशन है 0.54। आया? हाँ तो सॉरी एग्री था, बिल्कुल झूठ बोलने वाला आना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ए बार इंटरसेक्शन क्वेश्चन भी इसके लिए ही बनाया कि या तो दोनों झूठ बोले या दोनों सच बोले। तो एक और था ए बार इंटरसेक्शन बी बार, 0.28 और आएगा, 1 माइनस 0.3 1 माइनस 0.6, बिल्कुल सही। तो 0.18 और 0.28 0.46 आ गया। दूसरे का 0.54, और सही बात है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, या तो एग्री करेंगे या कंट्राडिक्ट करेंगे। तीसरा, एटलीस्ट वन इज टेलिंग लाइन, तो 1 माइनस बोथ टेलिंग ट्रुथ। ये समझ में आया? बोथ टेलिंग ट्रुथ मतलब 0.3 इंटू 0.6 मतलब 0.88 नहीं 82। Either A is telling lie, fourth. Either A is telling lie or B is telling truth. और ये लिखा 1 minus probability of A intersection B bar, और probability of A into probability of B bar. A कितना है? 0.3, B bar कितना है? 1 minus 0.6, तो 1 minus 0.12 0.88 आ गया। हाँ, आपकी मर्जी ये निकालने का एक और तरीका था, ए बार प्लस बी माइनस ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार की प्रोबेबिलिटी है 0.7, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.6, ए बार है 0.7, बी की प्रोबेबिलिटी 0.6, 1.3 माइनस 0.42 आ गया 0.8। क्योंकि आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि इसको आप निकालना आसान है। ठीक है, तो ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन था क्योंकि कोई इंटरसेक्शन सीधे प्रोडक्ट से निकल है। लास्ट क्वेश्चन, हस्बैंड गेट्स द जॉब 0.5, wife gets the job 0.6, wife gets the job if husband got the job 0.75. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ इंटरसेक्शन हस्बैंड अपॉन हस्बैंड, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.75। तो 0.75 हस्बैंड कितना है? 0.5, तो 3/4 इंटू 1/2, 3/2। बेहतर इसको भी लिख लें 1/2, इसको
तो अब हमारा डायग्राम हस्बैंड है 1/2, ये है 3/5, ये है 3/8, ये है 1/8 और ये है 3/5 माइनस 3/8। जो इसकी जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। Probability that husband got the job if wife doesn't get it. यही है, husband got the job if wife doesn't get it. ये तो बहुत आसान है। husband intersection wife बार कौन सा आंसर है? 1/8 wife बार 1 minus 3/5. Wife doesn't get. Wife gets the job 3/5. Doesn't get the job 1 minus 3/5. 1/8 upon 2/5. 5/16. आ गया समझ में सब कुछ? Minimum and maximum values of A intersection with or B. ये निकालना। ये बिल्कुल काफी हद तक उसी तरह है जैसे चाय पीने वाले 70% है, कॉफी पीने वाले 50% है। तो T इंटरसेक्शन C ज्यादा से ज्यादा 50 हो, ये समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा पूरे के पूरे कॉफी वाले चाय पी, कम से कम पक्का समझ में आया? क्योंकि अगर इन दोनों का सम 100% से क्रॉस करेगा तो जितना क्रॉस करेगा कम से कम उतनी तो कॉमन है। ऐसे टी यूनियन कॉफी कम से कम 70 तो है। यूनियन कम से कम 70 तो निकलेगी क्योंकि चाय वाले तो हैं, और कम से कम कब आएगा जब पूरे 50 इसके अंदर आ जाए तब सबसे कम, और ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पे आता है 120, लेकिन 120 तो हो नहीं सकता, तो कितना आएगा 100। चलो एक बार और यहाँ 50%, यहाँ 30%। बताओ T इंटरसेक्शन C मैक्सिमम वैल्यू 30, मिनिमम इसमें 0 हो सकता है क्योंकि एक भी कॉमन ना हो चलेगा, क्योंकि 20% तो वैसे ही फ्री है। एक यूनियन कम से कम 50 तो है ही और ज्यादा से ज्यादा इस बार 100 तक गया है। इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5, तो E इंटरसेक्शन B ज्यादा से ज्यादा 0.5 ही हो सकता है, कम से कम 0.2। अगर प्रोबेबिलिटी का सम 1 को क्रॉस कर गया तो जितना क्रॉस कर गया कम से कम उतने तो कॉमन है। E यूनियन B, A यूनियन B कम से कम 0.7, ज्यादा से ज्यादा 1। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.4, तो बताओ A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन और यूनियन 0.4 से 0.7, इस बार 1 तक नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जोड़ने से 0.7 तक ही है। इसी में अगर मैंने और पूछ लिया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन B बार, तो कोई दिक्कत नहीं। A कितना है 0.3, B बार कितना है 0.6 है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा 0.9, कम से कम 0.6। ऐसी A बार इंटरसेक्शन B, A बार कितना 0.7, B कितना है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना होगा 0.4, कम से कम
थर्ड कॉमन सेंस, तो मैं लिखता हूं इसमें E इंटरसेक्शन B, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिनिमम ऑफ PA, P। उम्मीद है स्टेटमेंट समझ में आ गया हो, क्योंकि इनमें जो कम है उससे ज्यादा कॉमन नहीं हो सकते। तो इनमें जो छोटा होगा अपर लिमिट ही है, लोअर लिमिट मैक्सिमम ऑफ 0, PA प्लस PB माइनस। समझ में आया? अगर इन दोनों का सम हमको क्रॉस कर गया तो वो आंसर आएगा, अगर नहीं क्रॉस किया तो 0 है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव पड़ गया, नेगेटिव होगा तो थोड़ा ये लिख लेगा, तो सही बात है। अगर ये सम 1 को क्रॉस कर गया तो ये आंसर है, क्रॉस नहीं किया तो ये आंसर है। तो चलो इसको देखते हुए इसके आंसर बता क्या लिखूं? लोअर लिमिट मैक्सिमम ऑफ PA, PB, क्योंकि इनमें जो बड़ा है कम से कम उतने तो आएंगे यूनियन में। इधर मिनिमम ऑफ 1, PA प्लस PB, बिल्कुल सही। कि जोड़ने में निकाल लो, अगर 1 से कम है तो वही आंसर है, 1 से बड़ा है तो बड़ा आंसर है। ओके, इट्स प्रूव। PA 0.6, PB 0.7, find minimum and maximum value of A intersection B, A union B, A bar intersection B, A bar union B। हो गया? हाँ, A इंटरसेक्शन B 0.3 से 0.7, 0.6, यूनियन 0.7 से 1। A बार इंटरसेक्शन, तो A बार है 0.4, वो है 0.7, तो 0.1 से 0.4। A बार यूनियन B बार 0.6 और 0.3, 0.6 से 0.9। आ गया ना? नहीं आया? 0.4, एक मिनट, ये कितना था? 0.4 से 0.7। अब A बाय B जी, तो A बाय B क्या होता है? A इंटरसेक्शन B बाय B, यही होता है। और A इंटरसेक्शन B बहुत अच्छा है, तो न्यूमरेटर की रेंज है 0.3 से 0.6, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.7 डिवाइड करना है। देखो 3/7 से 6/7, क्योंकि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पूछा है A बार बाय A यूनियन B, ये गंदा पूछ लिया हमसे, कोई बात नहीं, पहले हम देखते हैं ये लिखा क्या है। A यूनियन B, ये लिखा है A यूनियन B नीचे है और A बार इंटरसेक्शन B ऊपर है। B ओनली ऊपर है, ये हम डब्बा बना के देखेंगे, और हमने ये देख लिया। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो हमें यही पता है ना हमें यही पता है, जो समस्या होगी कोई समस्या। हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचने वाले हैं कि आखिरकार एक्सप्रेशन बनेगा कैसा। तो अगर ये x होगा, ये x होगा, तो ये 0.6 माइनस x होगा, ये 0.7 माइनस x होगा, और ये वाला इन तीनों का समेशन, इन तीनों का और ये y, ये सभी का समेशन 1 है। तो 0.6 माइनस x प्लस x प्लस 0.7 माइनस x प्लस y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी है? x माइनस 0.3।
सभी x के टर्म में मिल गए, हमें x नहीं पता, लेकिन हमें x की रेंज तो पता है 0.3 से 0.6। ये समझ में आया? x आखिरकार क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन। हमें x की रेंज पता है 0.3 से 0.6, और इस 0.3 से 0.6 के लिए a इंटरसेक्शन भी क्या है? 0.7 माइनस x है a वाला इंटरसेक्शन। और नीचे a यूनियन b कितना है? तीनों का समेशन 1.3 माइनस यही। तो ये एक फंक्शन है जिसकी रेंज हमें इसके लिए निकालनी है, लेकिन हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। आखिरकार लीनियर अपॉन लीनियर एक मोनोटोनस फंक्शन होता है। लीनियर अपॉन लीनियर मोनोटोनस है क्योंकि हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा तो है तो मोनोटोनस, हमेशा इंक्रीजिंग। हाँ बीच में ये लफड़ा आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी में समस्या आ ही नहीं सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब या तो गारंटी से इससे में या इससे ऑब्वियसली ग्राफ उल्टा भी हो सकता था। इसमें भी या तो हम इसमें हैं या इसमें, ये बीच में नहीं। और सही बात है, कहां है रूट इसका? x 1.3 तो हो नहीं सकता। अब या इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और अगर मोनोटोनस फंक्शन है तो सीधे दोनों वैल्यू छाप दो, छोटी वाली छोटी है, बड़ी वाली वैल्यू बड़ी। पक्का आया समझ में कि असली में ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो एक बार 0.3 छापो, 0.3 छापने पे कितना आया? 0.4। 0.6 छापने पे कितना आया? 1/0.6 छापने पे 1/7। एक बार 0.6 छापा तो 0.1/0.7। एक बार हमने 0.3 छापना पड़ा, 0.3 छापा 0.4 है। तो आंसर मिला इनमें छोटा कौन सा है? 1/7। बड़ा कौन सा है? 4/7। अप्रोच समझ में आया? ठीक। ये ऑप्टिक्स में यूवी वाले ग्राफ की तरह ही होता है, उसमें भी हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है तो मोनोटोनस फंक्शन बनता है, ठीक। लेकिन उसमें बीच में एसिम्पटोट आ जाते हैं, लेकिन इसमें एसिम्पटोट का लफड़ा नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में। एसिम्पटोट आ गया तो इनफिनिटी आंसर आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। अप्रोच समझ में आई? क्या कोई भी एक मान लेंगे, उसके टर्म में आंसर लिख लेंगे, जो माना है उसकी रेंज पता है, उसकी दोनों एक्सट्रीम वैल्यू को उसका आंसर निकाल। ठीक। ए दिया था कितना? 1/2 2/3। ए यूनियन बी कितना था? 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछी थी such that they are independent। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है? कि A इंटरसेक्शन B, A और B का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई करने पे मिल गया तो काम हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन 2/3, B कितना है? X। तो A यूनियन B 5/6 है। तो A यूनियन B क्या होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन। PA कितना है? 2/3। B कितना है? X। ये कितना है? 2/3। A यूनियन B कितना है? 5/6। X कितना आया? 1/2। आ गया? तो यहाँ इंडिपेंडेंट की कंडीशन है कि दोनों का प्रोडक्ट ही इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मिल गए, फॉर्मूला छाप दो। Algebra of independent events। ये क्योंकि काफी आसान है, क्योंकि इंटरसेक्शन इनका प्रोडक्ट है, और हाँ 2 से ज्यादा के लिए 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो सीधा। इवन अगर ये ऐसे होता तो यूनियन अगर चाहिए तो इसके लिए हम या तो ऐसे लिखेंगे, या हम इसको PA
प्लस पी बी बार इंटू पी ए इंटू पी बी बार, या इसी को लिखेंगे 1 माइनस पी ए इन बार इंटरसेक्शन, तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी। तो ये बात तो समझ में आती है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? यूनियन निकालना है तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करो, या इंटरसेक्शन निकालना है तो सीधे एग्जाम्पल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। प्रोबेबिलिटी that a switch is open 1 by open है 2 by तीसरा और चौथा ये probability that bulb is glowing। ये सभी स्विचेस इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है कि उसको बंद मतलब चालू होने के चांसेस 2/3 हैं और खुले हुए होने के चांसेस 1/3, ये सभी इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर मैं इनके नाम दूं, ये S1, ये S2, S1, S2, S1, S2, S3, S1, S2, S3। तो बताओ ये क्या पूछा है, इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? S1 इंटरसेक्शन S2, दोनों चालू चाहिए। इसके लिए ये समझ में आया, दो में से एक भी चालू हो जाए तो काम हो जाए। इसमें S1 इंटरसेक्शन S2 यूनियन, इसमें S1 इंटरसेक्शन S2 यूनियन S3। ब्रैकेट समझ में आ रहा है? ये ब्रैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट किस तरह, ये या तो ये दोनों चालू हो, या तो ये दोनों चालू हो, या ये अकेला चालू हो, या ये सभी चालू हो, वो सभी चीजें इसके अंदर आ गई। आना चाहिए, ये मैं आसान करने के लिए बता रहा हूँ, चीजें समझ में आने के लिए, कठिन करने के लिए नहीं। तो यहाँ दोनों चालू होना जरूरी है, तब बल्ब जलेगा। तो S1 इंटरसेक्शन S, और इंटरसेक्शन तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, 2/3 2/3। क्यों? ओपन है, ठीक। S1 इंटरसेक्शन S1 यूनियन S2, ठीक। तो इसको मैं क्लोज 1/3 सो दैट बार-बार ओपन ना। क्वेश्चन वही S1 यूनियन S2। यूनियन निकालने का तरीका क्या है? S1 S2 माइनस S1 इंटरसेक्शन S2, या फिर डी मॉर्गन्स। S1 कितना है? 1/3, S2 कितना है? 1/3, और इंटरसेक्शन क्या है इसका? कोई दिक्कत तो नहीं? तो 2/3 माइनस 1/9 5/। पक्का समझ में आया? अब समस्या ये आ गई कि हम इसको कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं, लड़िए मत इसको। PS1 आखिरकार इनके बीच में इंटरसेक्शन है तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और S1 ये अलग लिख लूं और इसको मैं लिख लूं PS2 प्लस PS3 माइनस PS2 इंटरसेक्शन S3। पक्का समझ में आया? आया। ये सभी स्विचेस इंडिपेंडेंट है, तो ये वाला पार्ट इसकी इंडिपेंडेंट है, ऊपर नहीं लगा तो बाहर है। ये वाला पार्ट इसकी इंडिपेंडेंट है, तो दो इंडिपेंडेंट चीजों का इंटरसेक्शन उनका प्रोडक्ट। तो ये और ये भी इंडिपेंडेंट है, हमें यूनियन चाहिए, और इसका तो फॉर्मूला हमारे पास होता है
तो दिस प्लस दिस माइनस कॉमन, तो PS1 1/3 इनटू ये कितना बना 1/3 1/3 1/3 1/3 और 5/27 आ गया। अब ये करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये और ये तो इंडिपेंडेंट है और समथिंग यूनियन समथिंग, तो पहले समथिंग फिर दूसरा वाला समथिंग माइनस दोनों का समथिंग। और अच्छी बात है जब तीनों इंटरसेक्शन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दो इंटरसेक्शन एक यूनियन है कोई दिक्कत नहीं। और मैंने दोनों ही केस लिए, एक बार ब्रैकेट इंटरसेक्शन पे था, एक बार ब्रैकेट यूनियन। समझ गए? इसमें क्या किया, इसमें ये अलग कर दिया वो अलग कर दिया, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, यहां पहले इनटू अलग कर दिया फिर यूनियन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है? हाँ, अब ये करना है, ये तो इनका प्रोडक्ट है, ये PS1 इनटू PS2 है प्लस PS3 है माइनस PS1 PS2 PS3 1/3 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 1/3 1/3। आखिरकार बिल्कुल समझ में आ गया होगा सब कुछ। इससे बेहतर एग्जांपल मैं नहीं सोच पा रहा कि जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट की हर चीज समझ में आ। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट का अलजेब्रा मतलब क्या है। वो सिंपली की है कि हम इंटरसेक्शन पर ध्यान दें, तो हमेशा हम यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो a + b - a इंटरसेक्शन b या b - c, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब वो इसमें क्वेश्चन और भी पूरे से बनाए जा सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या है? S3 चालू चाहिए, S1 S2 ये पक्का बंद होना चाहिए, मतलब खुला हुआ, ये पक्का खुला हुआ होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। और ये बंद होना चाहिए और ये भी बंद होना चाहिए, सो दैट करंट ऊपर से चला। आया समझ? हो गया? तो ये कितना है 1/3, ये कितना है 1/3, ये कितना है 2/3। ठीक, इसी में एक और एक्सप्लोर कर दूं तो इंटरसेक्शन S4 बार यूनियन S2 बार, दो में से कम एक खुला होगा, क्योंकि ये सर्किट हमें ओपन चाहिए, तो दो में से कम एक खुला हुआ, हाँ, और वो क्लोज ये क्लोज। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, तो PS3 अलग मल्टीप्लाई कर देते, PS1 अलग, सॉरी हाँ, PS3 इंटरसेक्शन S1 इनटू PS4 यूनियन S2, इसको लिखते तो ये PS3 इंटरसेक्शन PS1 अलग है इनटू, या तो इसमें ये लगा लो दिस प्लस दिस माइनस इंटरसेक्शन, या सीधे 1 माइनस, ये समझ में आया, और इसको सीधे दोनों का प्रोडक्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि हम कुछ भी हो उसको कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन करो, he can solve a problem with probability 0.3. B can solve a problem, ये 1/2 कर दो, 1/3, और C can solve a problem 2/3/5, और ये इंडिपेंडेंट है।
probability that a randomly chosen probability can be is solved by E only. Is solved. Can't be solved by at least one. Can be solved. That is solved by either we can solve or we can't. ठीक है, और सेकंड में देखिए लैंग्वेज 2 1 आउट ऑफ एवरी 10 मतलब ये प्रोबेबिलिटी देने का नहीं है कि हर 10 में से 2 बल्ब खराब होते हैं, ऐसे नहीं है कि टोटल 10 है उनमें 2 खराब। अगर टोटल 10 है उनमें 2 खराब होते तो ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन समझाता हूं। पहले मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर क्वेश्चन ये होता कि एक बॉक्स में 10 बल्ब होते, 2 डैमेज हैं 8 गुड है, ये अब पूछा होता हमने इनमें से कोई भी 6 चुन के एक रूम में लगा दिए, कोई भी 6 चुने रूम में लगा दिए, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज इल्यूमिनेटेड तो हमें चाहिए गारंटी नहीं है अपने आप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ही फॉल्ट ही आएंगे, 4 तो कम से कम सही है, तो रूम में लाइट तो आएगी आएगी। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ही निकल सकता, ऐसे ही दूसरा एटलीस्ट 1 बल्ब इज फॉल्टी तो 1 माइनस ऑल गुड यही करते और ऑल गुड लिखते 8C6 10C6 समझिए एग्जैक्टली 2 बल्ब आर फॉल्टी तो 2C2 8C4 10C6 समझ गए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब 6 बल्ब इंडिपेंडेंटली हमने चुने। पहला क्वेश्चन, चलो दूसरा, पहला क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय ए ओनली।
तो ये पूछा है ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ए सॉल्व कर ले, बाकी दो ना कर जी। चलो इस सॉल्व मतलब पूछा है एक भी कोई सॉल्व कर ले तो हमारा काम हो जाए। इसी को 1 माइनस बी ए बार बी बार सी लिख सकते हैं। 1 माइनस पहला भी नहीं कर पाया, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 3 can't be solved by at least 1, तो 1 माइनस तीनों सॉल्व कर ले वो हटा दे। ये समझ में आया? ये पूछा है ए बार यूनियन बी बार यूनियन सी बार, कम से कम एक सॉल्व ना कर पाए 1 माइनस तीनों सॉल्व कर ले, 1/2, 1/3, 3/5 is solved by exactly 2। ये क्या पूछा है? ए बी सी बार, ए बी बार सी, ए बार बी सी। पक्का आ गया समझ? या तो ए बी कर ले या ए सी कर ले या बी सी कर ले। तो ए बी 1/2, 1/3, 1 माइनस 3/5, 1/2, 1 माइनस 1/3, 3/5, 1 माइनस 1/2, 1/3, 3/5। कैलकुलेशन तो करना है। Either A can solve or B can't। ये क्या पूछा है? फिर A यूनियन B बार, और इसको हम लिखें B A या 1 माइनस E करना, 1 माइनस B A बार इंटरसेक्शन। A बार कितना है? 1 माइनस 1/2, B कितना है? 1/3। ठीक है ना? और जाए मैच करो वैसे। पहला कितना आया? 2 बाय, दूसरा कितना? तीसरा 14 बाय 15। ऐसे करोगे 9 बाय, तीसरा ये चौथा जो भी ये इसका कितना आया था? ये 9/10। चौथी का 11 बाय 20। इधर ए कैन सॉल्व और बी कांट। हो सकता है किसी और तरीके से किया हो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होगा। वो मैं लिखता हूँ, अभी करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको समझाऊं। सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। बड़ा आसान है। सिंपल इवेंट मतलब सिंपल है, एक ही इवेंट। कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज्यादा नहीं के। समझिए, कंपाउंड इवेंट जब काम एक से ज्यादा बार में टूटेगा। जब एक ही काम होगा तो मल्टीप्लाई करने का सोर्स ही नहीं। जब काम एक से ज्यादा में टूटेगा तो हम हर काम को करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो वैसी सिंगल इवेंट है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा होता कि 2 रेड 3 ग्रीन 5 ब्लू, हमने 3 बॉल पिक की, 3 बॉल्स आर पिक्ड साइमल्टेनियसली। ये क्या है? सिंपल इवेंट है या कंपाउंड इवेंट? एक बार में तो काम हो गया, एक बार में 3 उठा ली, काम हो गया। तो यहाँ इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ एक बार में ही काम हो गया। तो यहाँ ये मल्टीपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, एक की प्रोबेबिलिटी निकालना है, पीएमसी का क्वेश्चन। जैसे इसमें एटली या एग्जैक्टली 1 रेड ये पूछा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, एक रेड चुन लो, बाकी 8 में से 2 चुन लो, अपॉन 10C3। क्वेश्चन होता 3 balls are picked to find the probability that there is exactly 1 red among them। सिर्फ एक ही रेड चाहिए, तो 2 में से एक रेड चुनो, 8 में से कोई भी 2 चुन लो, अपॉन 10C3। समझ गए? हालांकि सिंपल इवेंट ही हमने जबरदस्ती 2 में तोड़ दिया, लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखा कि रिपीटिशन नहीं होगा।
क्योंकि ये मैं रेड में से उठा रहा हूँ, ये बचे में से। ये हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए, ठीक। तो ये कुछ और नहीं, पीएमसी वाले क्वेश्चन। आपको ऊपर तरीके गिनने हैं, नीचे गिनने हैं। लेकिन जब वो इवेंट एक से ज्यादा हिस्सों में टूटेगी, जैसे 3 balls are picked one by one, एक के बाद एक हम 3 बॉल उठाए, तो पहले तो ये मुद्दा है कि विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, कि जो बॉल हमने उठाई देख के वापस डाल दी है कि नहीं डाल दी। तो पहले मैं मान लेता हूं विद रिप्लेसमेंट। अब बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड, एग्जैक्टली 1 रेड। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इसके साथ जो आएगी, वो समस्या है कि वो एक ही रेड आई है, लेकिन वो कहां? क्योंकि जब मल्टीपल इवेंट होंगे तो ऑर्डर मैटर करेगा। ये समझ में आ रहा है? मल्टीपल इवेंट होंगी तो ऑर्डर मैटर करेगा कि कौन सा किस पे एग्जीक्यूट होगा। यहां एक रेड बॉल मतलब ही नहीं था कि किस ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर था ही नहीं। तो इस केस में देयर विल बी 3 केसेस, रेड, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड। ये समझ में आया? बिकॉज देयर इज एन ऑर्डर। तो हमें ये पता करना होगा रेड कि कहां आए, कि एक ही रेड आई है, पहली बार भी आ सकती है, दूसरी बार, तीसरी बार। अब जरा सोचिए इसका विद रिप्लेसमेंट का आंसर क्या होगा। पहली बार रेड आने के चांसेस कितने हैं? 2 बाय 10 नहीं कर पाओगे। रेड नहीं आना है 8 बाय 10, नहीं आना है 8 बाय 10, और मेरे ख्याल से इसका 3 गुना सीधी। विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर क्या है? पहली बार में रेड आया 2 बाय 10, दूसरी बार में रेड नहीं आया 8 बाय 9, फिर रेड नहीं आया 7 बाय 8। पहली बार में रेड नहीं आया, आंसर 8 बाय 10, दूसरी बार में रेड आया 2 बाय 9, तीसरी बार में रेड नहीं आया, तीसरे में पहले में रेड नहीं है 8 बाय 10, 7 बाय 9 और 2 बाय, लेकिन आंसर तो तीनों सही। ये बड़ी अच्छी चीज है कि आंसर तीनों के सेम है। इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया। पक्का समझ में आया? मतलब अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर गिन लूं तो हर ऑर्डर का आंसर तो सेम, और नंबर ऑफ ऑर्डर वो है जितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे। कितने तरीके से अरेंज होंगे? 3 तरीके से। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे। क्या 3C1, 3 में से एक जगह चलो जहां रहना है, 3 केस बनते, तीनों केसेस का आंसर सेम है। हाँ, ये आंसर डिफरेंट है इन दोनों के, आपस में सेम है तीनों। तो देखिए कि प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम 1 बाय 1 कर रहे थे तो हमारे ऑर्डर मैटर कर गए, और ऑर्डर मैटर कर गए तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा किधर आया है, ठीक। मतलब हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना। तो ये कैसे होगा? हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए। और मल्टीपल इवेंट हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड होंगे कि हमें इवेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जरा इसी क्वेश्चन पे मैं फिर क्वेश्चन करूंगा। अगर होता 3 बॉल हमने पिक की और पूछी होती एग्जैक्टली 1 रेड एंड 1 ब्लू, एक ही रेड चाहिए और एक ही ब्लू चाहिए, क्या एटलीस्ट फिगर एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ब्लू, तो क्या बनेगा? 1 रेड 2 ब्लू, आया समझ? 2 रेड 1 ब्लू, और 1 रेड 1 ब्लू 1 ग्रीन, बराबर। ये को एटलीस्ट वाला तरीका हम उससे भी कर सकते थे, फिलहाल हम गिन के कर रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा होता एटलीस्ट 1 रेड एंड एटलीस्ट 1 ब्लू, और हम केस बना के करते, तो 1 रेड 2 ब्लू 2C1 5C2, 2 रेड 2C2 1 ब्लू 5C1, और तीसरा केस 1 1 तीनों 2C1 3C1 5C2 अपॉन 10C3। क्या है समझ में? ये एक ही आंसर,
ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ढेर सारे इवेंट नहीं है, एक ही इवेंट है, एक बार में चलना है। लेकिन जब हम यहां चलते तो एक रेड उठाई, दो ब्लैक उठाई, तो आर बी बी, इनके भी तीन केस बनते, आर बी बी, आर सॉरी बी आर बी और बी बी आर। ऐसे ही इसके भी फर्दर तीन केस बनते, इसके भी फर्दर 6 केस बनते। ये समझ में आया? 6 केस, क्योंकि तीनों ऑर्डर किसी भी तरीके से आ सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ केसेस क्या वाकई में हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे? हम डायरेक्ट लिख लेंगे। नंबर ऑफ केसेस तो सीधे यही है। ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ केसेस तो हमने गिन लिए। अब अगर हर केस का आंसर सेम हो तो मजा आ जाएगा, और हर केस का आंसर वाकई में सेम दिखाऊंगा। जैसे मैं इसका निकालता आर आर बी, आर बी आर, पहले में रेड कितने आए? 2/10, 1/9, ब्लू कितने? 5/8, रेड कितना है? 2/10, 5/9, 1/8। और मेरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं आंसर सेम है, क्योंकि नीचे तो सेम है, ये तो पक्का एक एक कम होता जा रहा है। और ऊपर भी सही है कि 2 रेड आए तो एक बार 2 लिखा होगा, एक बार 1 लिखा होगा। यहां 2 है, यहां 1 है, प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। तो किसी भी ऑर्डर में होते, मल्टीप्लाई तो उसी चीज का होता, तो हर ऑर्डर का आंसर सेम है, और हर ऑर्डर का आंसर सेम है तो नंबर ऑफ ऑर्डर ही है। पक्का समझ में आया? और जरा सोचिए, विथ रिप्लेसमेंट में तो इतना भी नहीं सोचना। विथ रिप्लेसमेंट में तो सही बात है, सबका आंसर सेम है। क्या फर्क पड़ता है? पहली बार में रेड निकाल लो, फिर रेड, फिर ब्लू। रेड का हमेशा 2/10 आएगा, हमेशा 2/10, 5/10, 2/10, 5/10, 2/10। तो विथ रिप्लेसमेंट में तो कंफ्यूजन ही नहीं था, सीधे समझ में आ रहा था कि अगर आप विथ रिप्लेसमेंट करते जा रहे हो तो कभी भी रेड निकालो, चांसेस सेम आएंगे, क्योंकि हमेशा टोटल 10 बॉल हो, हमेशा टोटल 2 रेड। विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर बदल रहा है, न्यूमरेटर भी बदल रहा है, तो डिपेंड कर सकता था, लेकिन ओवरऑल आंसर डिपेंड है। तीसरे नंबर पे रेड आया, ये 1/8, लेकिन ओवरऑल जो आंसर आया वो आंसर सेम। तो बस इतना समझिए कि जब मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हो तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका ऑर्डर क्या है। ठीक, तो मैं इसको एक एग्जांपल से और दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अ पर्सन फायर्स 6 शॉट्स और हिट करने की प्रोबेबिलिटी इसकी है मान लीजिए 0.7, 70% चांस है कि टारगेट हिट कर देगा। प्रोबेबिलिटी दैट out of 6 he hits 4 shots, तो 4 हिट करेगा, 2 मिस करेगा, तो 4 हिट करेगा, 2 मिस करेगा, लेकिन कौन से 4 हिट करेगा ये ऑर्डर को सोचना पड़ेगा। पक्का समझ में आया? उसने टोटल 6 फायर किए, 6 में से 4 हिट करेगा, तो दरअसल इनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने? 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। और जरा सोचिए, हर ऑर्डर के लिए 4 हिट आएंगे। जैसे ये भी लिखा होता तो भी इसका प्रोडक्ट 4 हिट है, तो 4 बार 0.7 पे 4 आएगा, 2 बार 0.3 पे 2 आएगा, तो 0.7 पे 4, 0.2 पे 2, 0.3 पे 2। क्या है समझ? बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन यही रहता अगर 5 अलग अलग पर्सन होते, सभी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी की 4 लोग हिट करते हैं, 6% है, 6%, 6 अलग अलग पर्सन होते, सभी की हिट करने के चांस 0.7 है, प्रोबेबिलिटी दैट 4 among them, exactly 4 will be able to hit the target। तो इसमें भी हमें क्या, वो 6% है, 6 में से वो 4 चलो जो सक्सेसफुल है, और उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस मतलब 0.7, 0.7, 0.7, 0.7,
दो के यहाँ सक्सेसफुल होने के चांसेस 0.3। यार समझ? तो जरा यहां देखिए हमने कितने बल्ब खरीदे? 6 बल्ब खरीदे, 6 बल्ब खरीदे। हर बल्ब के डिफेक्टेड होने के चांसेस 0.2 है और गुड होने के चांसेस वर्किंग के 0.8, डिफेक्टेड के 0.8। एग्जैक्टली 2 बल्ब आर फॉल्टी। तो पहले चुनना पड़ेगा 6 में से कौन से दो फॉल्टी, शुरू के दो, बीच के दो, लास्ट के दो, कोई भी दो। तो कितने तरीके से आएगा? 6C2 और दो फॉल्टी है मतलब 0.2 में 2 बार आएगा और बचे हुए गुड है 0.8 में। मैं समझ? और ये 6C2 फील कर पा रहे हो क्या? ये ऐसे थे फॉल्टी फॉल्टी गुड गुड गुड, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते थे। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, these are number of cases। तो ये आया at least one bulb is faulty, 1 minus odd working। और odd working में ऑर्डर का तो मतलब है सभी के सभी वर्क कर रहे हैं। तो 0.8 पे 6 bulb is eliminated, 1 minus all faulty। सोचो अगर सभी खराब हो गए तो रूम में लाइट नहीं आएगी, एक भी जल गया तो रूम में लाइट आएगी। 1 minus 0.2 पे 6। और ये जो डिस्कशन मैंने किया है दिस इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि नाम याद रखिए, क्योंकि हम इसी को ट्राइनोमियल टेट्रानोमियल में भी कन्वर्ट करेंगे विद कॉमन सेंस। अगले एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मत छापिए, अभी छापने की जरूरत है। एक लास्ट एग्जांपल देखिए। अगर ऐसा होता एक 6 रेड 5 ब्लू 3 ग्रीन और 4 येलो, अब हमने इसमें से 6 बॉल्स आ रहे। प्रोबेबिलिटी दैट 2 are red, 2 are green and 2 are yellow। तो टोटल 6 है, हमें 2 रेड चाहिए, 2 ग्रीन चाहिए, 2 येलो चाहिए। ठीक है, समझिए? अब इसकी तीनों की आंसर पहला देखिए, अगर साइमल्टेनियस सिलेक्शन होता तो आंसर क्या आता? बोलो। साइमल्टेनियस सिलेक्शन का आंसर 6C2 रेड, 6C2 ग्रीन कितने? 3C2 येलो कितने? 4C2 टोटल कितने? 6 और 4 10 18 18C6। कोई ऑर्डर का लफड़ा नहीं। 1 by 1 with replacement, 1 by 1 with replacement का आंसर। तो 1 by 1 with replacement, तो इनको आपस में अरेंज करेंगे क्योंकि अब 1 by 1 है। तो अरेंज करने के तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम इसलिए याद नहीं रख रहे क्योंकि वो सिर्फ 2 के लिए ट्रू है और हम तो कहीं भी लगा पा रहे हैं। 2 रेड 2 ग्रीन और 2 येलो इस ऑर्डर में आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, 6 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इस ऑर्डर में आ सकते हैं और हर एक ऑर्डर का आंसर। अब फील करने की कोशिश करिए तो अगला मैं क्या कर रहा हूं, रेड रेड ग्रीन ग्रीन येलो येलो रेड ग्रीन ग्रीन रेड येलो रेड येलो, ऐसा कुछ। ये सब के ऑर्डर में आंसर तो सिर्फ, क्योंकि जब जब रेड आएगा अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो 6 by 18 है। अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो on every draw probability of getting red remains same। आया समझ? और कितनी? 6 by 18। ये भी 6 by 18, ग्रीन 3 by 18, 3 by 18, येलो 4 by 18, 4 by 18। पक्का समझ रहा है? तो ये क्या बना? 6 by 18 का स्क्वायर। रेड कितनी बार आया? ग्रीन कितनी बार आया? 3 by 18 का स्क्वायर। येलो कितनी बार आया? 4 by 18। तो 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट कॉमन सेंस था। पक्का कॉमन सेंस की सबके आंसर सेम क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिपेंड ही नहीं कर रही। लेकिन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट
1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इस बार प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी, क्योंकि आपने दूसरी बॉल निकाल रहे हो तो पहले ही के आउटकम पे डिपेंड करेगा दूसरे का आंसर, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल आंसर डिपेंड करेगा। समझाता हूं वही चीज जो मैंने अभी कहा। तो ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, येलो येलो, ग्रीन या रेड ग्रीन, येलो येलो, ग्रीन रेड, ये हो। तो इसका आंसर होगा पहली ग्रीन, चांसेस कितने? 3 by 18, दूसरी ग्रीन 2 by 7, पहली रेड 6 by 16, अगली रेड पहली येलो 4 by 14, यही है। अब इसका आंसर पहली रेड 6 by 18, पहली ग्रीन 3 by 18, 17, 4 by 3 by 15, green, 2 by 14, red, 5 by 30। लेकिन सही बात है, जब जब रेड आया है तब तक एक कम हो गया है, 6 और 5। देखो जब जब येलो आया है तो 4 और 3 आए, 4 और 3, और जब जब ग्रीन का नंबर आया है 3 और 2 आए। आया समझ में? तो डिनोमिनेटर तो सबका ही सेम है, तो सबका आंसर सेम है। तो क्यों ना नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इनटू आंसर करेस्पॉन्डिंग टू एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, एक किसी ऑर्डर का आंसर लिख दो। पक्का समझ में आया? तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आंसर बदल गए, उसका आंसर कुछ और है, इसका कुछ है, इसका भी कुछ और है, ठीक। लेकिन यहां पे ये बिल्कुल सही। तो क्यों ना मैं 6 by 18, 5 by 7, 2 है 3 by 16, 2 by 15, 4 by 14, 3 by 30। आगे समझ गए? मैंने लिखा 2 रेड, 2 ग्रीन और 2 येलो, इनका ऑर्डर, और हर ऑर्डर का आंसर सेम था, इसीलिए 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट सीधे सीधे रखे। मतलब मैटर क्या कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक।